बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज
मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग। मैं हूँ आपकी वर्चुअल सहयोगी पूर्णिमा पांडे। वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9वीं भूगोल, पाठ 3 बाह्य प्रक्रिया, भाग 1 प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। हमारी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में हमने कुछ जाना था। आइए देखते हैं। भूपटल, प्रावार, क्रोड के दो हिस्से, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। और पृथ्वी के इस अंदरूनी भाग में, इस आंतरिक हिस्से में सतत हलचल होती रहती है और इन हलचलों के कारण क्या परिणाम होते हैं? इन हलचलों के कारण पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। पृथ्वी पर आंतरिक हलचल दो तरह की होती है। मंद भू हलचल, नाम से ही स्पष्ट है, मंद यानी धीरे धीरे होने वाली हलचल, और द्रुत भू हलचल, तीव्र गति से होने वाली हलचल। इन हलचलों के कारण प्राथमिक भूरूप और द्वितीयक भूरूप तैयार होते हैं। प्राथमिक भूरूप और द्वितीयक भूरूप, इनके अंतर्गत आते हैं हमारे महाद्वीप, पर्वत, पठार और मैदानी प्रदेश, और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की चट्टानों की निर्मित भी होती है। पृथ्वी पर जिस तरह से आंतरिक हलचल होती है, उसी तरह से पृथ्वी के बाह्य हिस्सों पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भी सतत हलचलें होती रहती हैं और उन हलचलों के कारण अनेक प्रक्रियाएं होती हैं और ये हलचल सतत होती रहती है, लगातार होती रहती है। और इन हलचलों की वजह से क्या होता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक जो भूरूप होते हैं उनका स्वरूप स्थायी नहीं रह पाता। उनके स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। इसके इन परिवर्तनों को घटित होने में हजारों साल तक का समय लग जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक भूरूपों में परिवर्तन होकर उनसे तृतीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं। यानी हमने जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक भूरूप हैं उनमें परिवर्तन होता है और उनसे तीसरे प्रकार का स्वरूप तैयार होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यू शेप वैली, वी शेप वैली, बालू के टीले, डेल्टा प्रदेश, यू आकार के शेप में वैली, वी अंग्रेजी के वी लेटर के शेप में घाटी। तो इस तरह से ये द्वितीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं। इन चित्रों पर यदि हम ध्यान दें तो हम यहाँ देख रहे हैं चट्टानों में दरारें पड़ी हुई हैं, चट्टानों में टूटन हुई है, चट्टानें टूट गई हैं, और यह है भौतिक अपक्षय, यानी चट्टानों के बाह्य आकार में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चट्टानों में छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं। ये जो मूर्ति आपको दिखाई दी, शिल्प जो दिख रहा है, ये बहुत ही विद्रूप दिखाई दे रहा है, बदसूरत दिख रहा है, क्योंकि इसके चेहरे पे बहुत सारे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग चट्टानों में हम देख रहे हैं कि उनके रंग रूप में परिवर्तन है। यह है रासायनिक अपक्षय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चट्टानों के बीच में एक पेड़ पौधे ने एंट्री ले ली है, प्रवेश कर लिया है, और इस तरह से वो चट्टानों के बीच में उसने अपनी जगह बना ली है और फलस्वरूप क्या हुआ, चट्टान टूट गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चूहे जैसे प्राणी और कीड़े मकोड़ों जैसे प्राणी
जमीन में बिल खोदकर बनाकर रहते हैं। तो इससे जो अपक्षय होता है प्राणियों और वनस्पतियों से, उसे हम कहते हैं जैविक अपक्षय। यहाँ पर बच्चों मशरूम के आकार की हमें यहाँ पे चट्टान दिखाई दे रही है। यह कौन सा परिवर्तन है, कौन सा अपक्षय है, इसके बारे में आप विचार करो। वीडियो के अंत में इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप भी सोचते रहे इस बारे में। बाह्य प्रक्रियाएं, अपक्षय, वहन, चरण। यह बाह्य प्रक्रियाएं पृथ्वी के भूपृष्ठ पर होती हैं और इनकी वजह से प्राथमिक एवं द्वितीयक भूरूपों में परिवर्तन होता है। चट्टानों के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया है? एक है अपक्षय की प्रक्रिया और दूसरी है अपक्षरण की प्रक्रिया। और ये प्रक्रियाएं मुख्यतः संबंधित प्रदेशों की जलवायु पर भी निर्भर होती हैं। अपक्षय का अर्थ क्या होता है? अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का टूटना, कमजोर होना। अपक्षय प्रक्रिया के प्रकार: भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में चट्टानों का पृथक्करण होता है, चट्टानों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, चट्टानों में दरारें पड़ती है, चट्टानें टूट जाती हैं। और रासायनिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है, यानी यहाँ पर चट्टानों में जो मौजूद रासायनिक पदार्थ होते हैं वह बाहरी चीजों से, जैसे हवा से, पानी से रासायनिक क्रिया करते हैं और उन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में तनाव का निर्माण होता है और चट्टानों के ऊपर छिद्र या छेद या रंध्र तैयार होते हैं। और फलस्वरूप ये चट्टानें हमें, जब हम दूर से देखते हैं तो चट्टानों का पृष्ठभाग हमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। अपक्षय, भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय शुष्क मौसम वाले प्रदेशों में होता है। रासायनिक अपक्षय जहां नमी युक्त मौसम होता है, जहां के हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, वहां रासायनिक अपक्षय होता है। और जैविक अपक्षय सजीवों द्वारा, यानी प्राणियों और वनस्पतियों द्वारा होता है। भूपृष्ठ पर कार्यरत दाब के कारण बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है सौर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी पृष्ठ भागों पर बहने वाले पदार्थों से संबंधित जो ऊर्जा मिलती है, पदार्थों के बहने से, जैसे हवा के बहने से, पानी के बहने से, तो प्रवाह के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सतत हलचल होती रहती है, प्रक्रियाएं होती रहती है और जिनसे पृथ्वी के स्वरूप में, जो यहाँ प्राथमिक भू स्वरूप है और द्वितीयक भू स्वरूप है, उनमें परिवर्तन होते रहता है। तो यदि हम देखें तो चट्टानों के अपक्षय के प्रक्रिया को पर हम एक नजर डालें तो जलवायु उसमें एक कारण है और उसके कारण पृथक्करण, चट्टानों का पृथक्करण, चट्टानों की छीजन, चट्टानों का विघटन, इस तरह से ये प्रक्रिया सतत। भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। हम देख रहे हैं भौतिक अपक्षय में चट्टानों में दरार पड़ी है और चट्टान टूटकर अलग हो गई है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहां पर चट्टानों के रासायनिक घटकों में बदलाव है तो चट्टान के रंग में हमें बदलाव दिखाई देता है। भौतिक अपक्षय। रात में तापमान कम होने के कारण चट्टानों में निहित खनिजों का संकुचन होता है। हमने अभी देखा था ना कि सौर ऊर्जा के कारण अपक्षय होता है। तो सौर ऊर्जा के कारण क्या होता है? सूरज की रोशनी की वजह से तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण
जब दिन में तापमान बढ़ता है तो चट्टानों में जो खनिज हैं उनका प्रसरण होता है और रात में तापमान कम हो जाता है, तो उसके कारण चट्टानों में निहित खनिजों का संकुचन होता है। यह क्रिया निरंतर घटित होने से चट्टानों में तनाव का निर्माण होता है, चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टान के भागों का पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण यानी पृथक होना, अलग अलग हो जाना। तो चट्टान के भागों में अलगाव आ जाता है, चट्टानें टूट जाती हैं और यह भौतिक अपक्षय कहलाता है। विश्व के मानचित्र में यदि हम देखें तो यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा और भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है। इसीलिए दुनिया के अधिकांश मरुस्थल कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही पाए जाते हैं, चाहे वो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो, अरब का मरुस्थल हो। भारत में देखें तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है अटाकामा डेजर्ट है, कालाहारी मरुस्थल है और नामीब मरुस्थल है। जितने मरुस्थल हैं यह दुनिया में जो है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ही पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर भौतिक अपक्षय अधिक होता है, तापांतर अधिक होता है, दिन में तापमान बहुत अधिक होता है तो प्रसरण अधिक है, रात में तापमान कम होने से संकुचन है। तो प्रसरण और संकुचन में लगातार जो अंतर अधिक होता है उसकी वजह से भौतिक अपक्षय की मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश अधिक पाए जाते हैं।
रासायनिक अपक्षय। रासायनिक प्रक्रिया जल के माध्यम से होती है। अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया तेजी से होती है। अति उष्ण शुष्क जलवायु एवं हिमाच्छादित प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय कम मात्रा में होता है। बच्चों, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि ये कौन से प्रकार का अपक्षय है। तो यहाँ चट्टानों के, अब चट्टान तो कोई इस तरह के ऐसे आकार की होती नहीं है, चट्टान तो पहले अलग आकार में रही होगी। चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन है, चट्टान में दरारें पड़ी हैं, चट्टान टूट गई है। तो यह है, यस आप सही पहुंच रहे हो, यह है भौतिक अपक्षय। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।